This is an ABP Life podcast. चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक भाजपा ने कुल 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। पार्टी को 2019 से 20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले हैं। डीएमके की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डीएमके को 656.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियागी मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। बात करें अगर हम टीएमसी की तो 1,397 करोड़ रुपए मिले, जो बीजेपी के बाद दूसरे सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे 1,000 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला। कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली तीसरी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने कुल 1,334 करोड़ रुपए कैश करवाए। बीआरएस इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा पाने वाली चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, उसने 1,322 करोड़ के बॉन्ड कैश करवाए। एसपी यानी सपा को 14.05 करोड़, अकाली दल को 7.26 करोड़, एआईएडीएमके को 6.05 करोड़, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए मिले। फिलहाल अभी तक पूरा डेटा जारी नहीं किया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार एसबीआई को फटकार भी लगा रही है और सवाल उठा है यूनिक नंबर का। आखिर ये क्या है यूनिक नंबर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई और कहा कि आप यूनिक नंबर जारी करें इलेक्टोरल बॉन्ड का। क्या है ये, जानेंगे इसके बारे में आज एफआईआई में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार हूँ। आई एम ए जर्नलिस्ट एंड आई एम आल्सो ए मीडिया टीचर। थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आज आपसे लेना चाहूंगी, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और जिक्र हुआ है यूनिक नंबर का, जो हर आम आदमी जानना चाहता है। आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर होता क्या है, अगर आप आसान भाषा में लोगों को समझा सकें। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में एक चीज जो कोशिश की गई है कि उसके जो भी डोनर हो उसकी आइडेंटिटी जो है वो किसी भी तरह से पब्लिक के सामने ना आए। और वो पॉलिटिकली गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों को ये जानने का राइट नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन करके फाइनली जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो प्रोसेस है उसको ही रिजेक्ट कर दिया। तो उसके साथ आरपी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुए वो भी सारे जो है उनको भी खारिज कर दिए। तो उसके बाद जो है नॉर्मली बैंक जो है जब एक बॉन्ड को इशू करता है तो उस पे एक नेचुरली एक सीरियल नंबर होता है। ओके। पर वो सीरियल नंबर जो है दैट इज नॉट अ फाइनल थिंग, वो सिर्फ बैंक के क्लरिकल काम करने के लिए होता है। पर एक्चुअल अगर आप उसको टैली करना, आप सीरियल नंबर से जो है, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का एक बॉन्ड लिया। ओके। और 1,000 रुपए के बॉन्ड को मान लीजिए आपने उसको दे दिया कि आपने बॉन्ड दिया और कोई उसको भुना ले। जो भुनाएगा उसको आपके नाम के बारे में नॉर्मली नहीं पता होगा। ओके। पर बैंक को ये बात पता होगी। आप कहेंगे बैंक को कैसे पता होगी, क्योंकि बैंक में वो जो यूनिक नंबर है वो उनके पास है, उससे वो उसको टैली कर लेंगे। ओके। तो एसबीआई जो बार बार ये कह रहा था कि ये टैली करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एसबीआई उसके पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लगातार जो ये रिपोर्ट देते रहा है, इसलिए वो नहीं है। अब सवाल है कि ये यूनिक नंबर कहाँ होता है जी। ये यूनिक नंबर जो है, ये जो बॉन्ड का पेपर होता है, उस पेपर के राइट हैंड कॉर्नर में जो है इनविजिबल उसमें रहता है। नॉर्मल आंखों से आप उसको नहीं देख सकते हैं। फिर कैसे? उसके लिए आपके पास अगर अल्ट्रा वायलेट टॉर्च है, जो ना अमेज़न में कहीं भी मिल सकता है, उस डॉट के जरिए अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मली वो 4 डिजिट का एक नंबर होता है, बात ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो नंबर वो चमक कर आ जाता है और वो नंबर जो है आपके जैसे जैसे ट्रांजैक्शन जहाँ भी होते हैं वो उसको कनेक्ट करता है, वो चला जाता है। तो दैट इज द यूनिक नंबर, जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है इस बारे में सबको बताइए और बताकर जो भी ट्रांजैक्शन जैसे भी हुआ है उसको कनेक्ट कीजिए। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिक नंबर। जी। ये यूनिक नंबर देने से एसबीआई क्यों बच रहा है, जिस पर आज कोर्ट ने फटकार भी लगाई? देखिए, बैंक जो है
बैंक जो है नॉर्मली जो ऑटोनोमस होते हैं, इंडिपेंडेंट माने जाते हैं, पर वो सरकार के दबाव में रहते हैं। पहले आरबीआई भी जो था उसको भी माना जाता था कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर हमने देखा कि आरबीआई भी कहीं ना कहीं दबाव में आ गए हैं। तो इस तरह से जब दबाव भी आता है और शायद इंस्ट्रक्शंस भी पीछे से ही आते हैं, तो बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो नेचुरली अपनी नौकरी पहले बचाना चाहेंगे, फिर दूसरा काम करना चाहेंगे। इसलिए जो है इस प्रोसेस पे जो है ये नंबर देने से वो बचना चाहते हैं। इन अदर वर्ड जो है जो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नंबर उसको इंश्योर भी करता है, जो कनेक्ट भी करता है और ट्रांसपेरेंसी ना होने का इंश्योर भी करता है कि जब तक वो नंबर नहीं होगा तब तक जो है आप ऑथेंटिकली किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी एंड तक जो है किसको मिला, किसने खरीदा और किसने किसको दिया और किसने बुनाया, ये 3-4 प्रोसेसेस जो है उसको आप तब तक जो है ट्रांसपेरेंटली कनेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए जो है इस नंबर को किया गया है। नहीं, नॉर्मली मैं समझता हूँ कि ऐसी किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं थी। ओके जी जी। अगर पता चल गया कि आखिर किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इससे हासिल होगा क्या सर? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं जानना बहुत जरूरी है। ओके। डेमोक्रेसी नहीं, किसी भी मुल्क में कहीं भी कैसा भी हो रहा हो, है ना, क्योंकि पैसे अगर हमने किसी को दिए या किसी ने हमसे पैसे लिए तो उसका जिसको हम कहते हैं क्विड प्रो को, यानी कि हमने कुछ दिया तो हमें कुछ मिलेगा भी उसमें। ओके। या जिसने लिया वो जिससे लिया उसको कुछ देगा। वो क्या दे रहा है नहीं दे रहा है वो कनेक्ट होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि मान लीजिए आपने पैसे दे दिए, यूनिक नंबर आपको पता नहीं है, किसी ने बुना लिया, किसने बुनाया हमें पता नहीं है, तो किसने दिया पता नहीं है, किसने बुनाया पता नहीं है। और डेमोक्रेसी में जो भी पार्टी सरकार में होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, चाहे स्टेट्स में हो चाहे कहीं भी, वो तमाम तरह के ऐसे काम करते हैं जिससे कि पूरे जो मुल्क की जो सेहत है उस पर असर पड़ता है। आप कहेंगे मुल्क की सेहत पर कैसे असर पड़ता है? देखिए, जब हम कोई इस तरह का डीलिंग करते हैं, पैसे का डीलिंग करते हैं, है ना, कुछ स्टेट में खास करके जहाँ स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बोलबाला है, वहाँ ये कहा जाता है भाई 2% तो हवरत होता ही है। अब आप ये नहीं समझ पाएंगे जो हमने नहीं जानता है कि 2% क्या होता है। 2% मीन्स किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शन है उसमें मिनिमम जो कट मनी है, कमीशन कह लीजिए, कट मनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 2% तो उसमें है ही है। तो ये कमीशन कौन जा रहा है, कौन ले रहा है, इसका पता हमें जरूरी है होना। और यहाँ पे 2% नहीं है, यहाँ पे तो हजारों करोड़ की बात हो रही है। जिस कंपनी के कई कंपनी ऐसे हैं जिनके जो जितनी आमदनी नहीं है, जिनका जो पेड कैपिटल जितना नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा, कई सौ करोड़ ज्यादा जो है वो डोनेशंस कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो जब करते हैं, जैसे कुछ एक इंस्टांसेस में हमें मिले हैं कि ये जिन्होंने भी किसी भी तरह का इस तरह का डोनेशंस दिए हैं उनको एवज में कई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। वो सड़क के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और भी माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें होती रहती है। जैसे अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि लॉटरी किंग है, जो इंडियन नहीं है, बाहर का है, वो हिंदुस्तान में लॉटरी के धंधा चलाना चाहता है और उसके खिलाफ लॉटरी रीइंट्रोड्यूस दोबारा न हो, उसके लिए तमिलनाडु की असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है कि लॉटरी लोगों के जो आर्थिक मामले हैं उसके लिए, लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। और वो बिल पास करके वो गवर्नर के पास भेजती है। ओके। पर गवर्नर जो है उसको रोके रखते हैं, पास नहीं करते हैं, साइन नहीं करते हैं।
क्योंकि एलिगेशन ये है कि गवर्नर जो है कहीं और के दबाव में है, और वो जो कहीं और की बात है वहां जो है उन्होंने इसके लिए पैसे लिए हुए हैं और वो चाहते हैं कि लॉटरी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लोगों की जो भी हालत हो उनके फायदे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो, देखिए इस मुल्क में कुछ भी होता है, देयर इज अ बजटरी सिस्टम। ओके। तो बजट में पूरा लेखा जोखा होता है कि सरकार कहाँ क्या कर रही है, नहीं कर रही है, और उसको जब हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि सरकार ने और सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस ने ही उस पर कोई ऑब्जेक्शंस लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, उन्होंने किस तरह से लिया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे स्टडी मेथड्स हैं जिससे हमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो पता कर लेते हैं कि जो पैसे किसी उसके लिए दिए गए हैं उसका यूज हो रहा है या मिस यूज हो रहा है। जैसे कि सीएजी की एक ऑडिट आई, देखिए सीएजी की एक ऑडिट आई कि एक सड़क बनी जिसके लिए कैबिनेट ने 18.5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की सैंक्शन किया, पर फाइनली जो वो आई वो करीब 240 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से वो बनाया गया। तो ये जो गैप है अचानक क्यों हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन जो है उस रिपोर्ट में कहीं नहीं मिलता, ना किसी ने उस सीएजी को वो रिपोर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया। ओके। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है चीजों में, इसलिए ये सीएजी को ऐसा रिपोर्ट देना पड़ा। तो जब ये सारी चीजें होती है, और ये देखिए यही नहीं, इवन अमेरिका में जो प्यू के रिपोर्ट्स आ रहे हैं अभी 2023 के जून में प्यू रिसर्च के रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें भी लोगों का एक सर्वे किया गया। लोगों के सर्वे में ये निकल कर आया कि जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसके जरिए बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, और उसके जरिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके ऊपर कंपनियों का दबाव होता है। ओके। और वो जब दबाव होता है तो वो सही जो डिसीजन लेना होता है उसके बजाय वो गलत ढंग से डिसीजन लेते हैं। और अमेरिकन इकोनॉमी में ये इशू जो है 1970 से बहुत ज्यादा चल रहा है, और अब वो काफी बढ़ गया है। आज जो बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, जो खास करके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो खास करके बातें की जा रही हैं, उसकी एक खास वजह यही है कि पॉलिटिकल दबाव जो है डोनाल्ड ट्रंप पर, उनकी पार्टी पर बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है कि उनके जो विरोधी हैं जो बाइडेन, उनके उस पर नहीं है, पर कॉम्परेटिवली उसमें देखा गया है। ओवरऑल अगर पॉलिटिक्स आप करें, ओवरऑल पॉलिटिकल फंडिंग अगर आप माने, तो अमेरिकन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस पे कंपनियों का दबाव बढ़ता चला गया है और बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह से अमेरिका में जो आज से 3-4 साल पहले तक 2% के आसपास जो है 2-3% मैक्सिमम, 3% तो बहुत ज्यादा माना जाता था, वहाँ इन्फ्लेशन जो है वहीं तक होता था, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता था। अब जो वो बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिकन इकोनॉमी उससे परेशान है। तो ये जो चीजों के दाम का घटना बढ़ना, बहुत सारी चीजें होना हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, वो इन सारी वजहों से भी होता है। जी। मैं अब लौट करके इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉपिक पर फिर से आना चाहूंगी और आपसे आखिरी सवाल जो पूछना चाहूंगी वो यही, बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे, आपके हिसाब से चंदा लेने का पॉलिटिकल पार्टीज पर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? देखिए, मैं छोटी सी ट्रांसपेरेंसी में आने से पहले मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जब से पॉलिटिकल बॉन्ड का दायरा बढ़ा है जी 2018 के बाद से, हम बहुत सारी चीजों के बारे में, और मैं सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो जो एडिबल ऑयल, खास करके सरसों का तेल, 2019 में सरसों का तेल 60 रुपए से 70 रुपए लीटर बिकता था। ठीक है। उसके बाद से सबने महसूस किया कि अचानक सरसों के तेल का दाम जो है और उसके साथ साथ बाकी एडिबल ऑयल्स के दाम बहुत तेज बढ़ते चले जा रहे हैं, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बढ़ रहा है। और अब जो है कुछ जो लिंकेजेस आए हैं उससे ये महसूस होता है कि शायद
कोई भी, क्योंकि बिल्कुल सही चीज हम नहीं बता सकते, शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड जो कंपनियों ने दिए हैं, जिन कंपनियों ने, वो तेलों के दाम बढ़ाकर इस तरह से फायदा उठा रहे। दूसरी चीज, आप लोग बार बार सवाल उठाया, आपने भी, हर मीडिया ने उठाया कि पेट्रोल के दाम जो है 100 रुपए से पार हिंदुस्तान में है, और जो अगर इंटरनेशनल प्राइस है उसके हिसाब से 30 से 35 रुपए या 40 से ज्यादा तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए। बार बार आप कहते हैं, तो क्यों हो रहा है? अगर आप उसको भी स्टडी करके देखेंगे कि कुछ जो रिफाइनरी कम है, प्राइवेट रिफाइनरीज जो है, वो जब एक्टिवेट हो गए हैं और उनके नाम भी जब इसमें जुड़ गए हैं, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर उसको हम जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि उनकी वजह से जो है, ये उनके फायदे के लिए जो है, पेट्रोल के दाम जो है बाजार में है, लोगों के हमने नहीं घटाए, लोगों पे जो है बोझ बढ़ता चला गया जी। तीसरी चीज जो है हम बताएंगे आपको कि रोड टोल बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है, जबकि सामान्य जो नियम है, रोड टोल, मान लीजिए एक सड़क का बनने का दाम जो है 100 करोड़ है, हर महीने मान लीजिए 2 करोड़ 5 करोड़ लौट के आ रहे हैं उसमें टोल के जरिए, यानी कि अगर इस महीने 100 करोड़ रहा है तो अगले महीने तो 98 करोड़ होगा ना, उसके बाद मान लीजिए वो 96 करोड़ होगा, फिर 90 करोड़ होगा, इस तरह से घटता चला जाएगा। जो कॉस्ट रियलाइजेशन का जो कॉस्ट है वो घटता चला जाएगा, तो उसके हिसाब से तो हर महीने टोल के रेट घटने चाहिए जी। पर टोल के रेट्स नहीं घटे, उल्टे हमने देखा कि 32 रुपए पर लीटर एक सेस लगाया गया पेट्रोल पर, जिससे कि 8.5 लाख करोड़ सालाना आता है, और वो जो सेस इसीलिए लगाया गया था कह के कि अब टोल समाप्त कर दिया जाएगा। टोल समाप्त नहीं हुआ, वो भी रहा, उसके साथ टोल बढ़ता रहा, और हर साल जो है टोल से भी कम 3 से 4 लाख करोड़ और आते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि सड़क का जो कॉस्ट है, सड़क का जो रखरखाव है, और जो टोल के रेट्स है, उसमें करीब 13 गुना का फर्क आता है। अब 13 गुना लोगों को समझना मुश्किल है, मैं उसका आसान कर देता हूँ। यानी कि जिस टोल के लिए 275 रुपए लिए जा रहे हैं, उस पर 21 रुपए ही लिए जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, वो भी नहीं होना चाहिए कायदे से। ओके। ये क्यों हो रहा है? अगेन इलेक्ट्रल बॉन्ड से उसका कनेक्शन है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ जो रोड सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उसका कनेक्शन है। इसी तरह बहुत से बिल्डिंग्स दिए जा रहे हैं, नए बन रहे हैं, स्टेशन बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिनको बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। स्टेशन तो सिंपल से सिंपल होना चाहिए, आसानी से जाइए, आसानी से आइए। ट्राम की जगह मेट्रो बनाए जा रहे हैं, महंगे मेट्रो बनाए जा रहे हैं। ट्राम सस्ता पड़ता है, 600-700 वोल्ट पे चलता है, स्पीड उतनी ही होती है, 70-80 किलोमीटर पे ट्राम भी चलता है। बट ट्राम न बना के मेट्रो में चूंकि कॉस्ट ज्यादा है, तो एक मेट्रो स्टेशन का जितना कॉस्ट होता है उतने में आप समझ लीजिए लखनऊ जैसे शहर का जो है, आप ये मान लीजिए 1/4 हिस्से का जो है एक स्टेशन के कॉस्ट पे ट्राम लाइन पूरा बन सकता है, पर नहीं बनता है। ये क्यों होता है कि कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट लिंकेज है, जो G7 के हर मुल्क में ये महसूस किया जा रहा है और दिखा रहा है कि कॉर्पोरेट जो है सरकारों को दबाव में लेके और तरह तरह के चीजों को देके पॉलिटिकल फंडिंग करके चीजों के दाम को बढ़ाते जा रहे हैं, अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं। अब आपका सवाल था जी, एग्जैक्टली, कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर आपसे जानना चाहूंगी चंदा लेने का, कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज चंदा लें, बट विद अ ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ये प्रोसीजर होना चाहिए। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक तरीका था क्राउड फंडिंग का, और क्राउड फंडिंग का मतलब ये था कि अपने मेंबर से वो चंदा लेते थे, और चंदा कितना होता था? 25 पैसे, 54। प्राइमरी मेंबरशिप 54 की होती थी, और 54 का ही जो है तरह के क्राउड फंडिंग करके पूरी कांग्रेस पार्टी चलती थी। पर हमने ये महसूस किया कि 1970 तक आते आते कांग्रेस पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में आके
चंदे लेने लगी है। ये चंदे डायरेक्टली नहीं तो काइंड्स में लेने लगी। जैसे 1967 का इलेक्शन आया, उसके बाद एक बड़ी स्टोरी चली कि जीप स्कैंडल। अगर आप कहें जीप स्कैंडल में सिर्फ ये किया गया था, एक जीप कंपनी ने, एक इंडियन जीप कंपनी जो जीप बनाने लगी थी, उसने कांग्रेस पार्टी को 500 जीप दिए थे कैंपेनिंग के लिए सारे हिंदुस्तान में, और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि इलेक्शन के बाद वो गाड़ियां उनको लौटा देंगे, जो भी रिफर्बिश करके वो बेचेंगे। अब उसमें से सारी गाड़ियां तो वापस नहीं गई, पर ये जो हुआ कि कंपनी ने एक पार्टी को इस तरह से सपोर्ट किया, वो एक सवाल जो है जनता में बहुत जोरों की आई थी। उसका क्या असर है नहीं है वो एक दूसरी चीज। तो क्या क्राउड फंडिंग नहीं करें, हम ओपनली करें? अभी भी कांग्रेस पार्टी ने रिसेंटली भी किया है अपने लिए उसी तरीके से। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है इस तरह के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जो भी पैसे लें, जिससे भी लें, वो ओपन खुले खाते में लें, और जितना पैसा जो दे रहा है उसको खुल के रखें और खुल के बताएं ऑडिट में कि क्या किसने दिया है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको पैसे की जरूरत है, वो पैसे ले सकते हैं। हालांकि आपके जो सेक्टर 29 है उसके हिसाब से जो है कंपनियों का जो डायरेक्टली पैसे देना जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है एग्जैक्टली। कंपनी एक्ट में भी प्रोविजंस है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जी। पर फिर भी मैं मानता हूँ कि एक तो कि जहाँ तक हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं होना चाहिए जी। और इंडिविजुअल्स जो करें, जितना भी करना चाहें पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, वो ओपनली उसको किया जाए। ओपनली एक साल के, मान लीजिए 1 महीने में ये करने दिया जाए कि सबको आए, जो जितना देना हो दें, और उसको जो है इलेक्ट्रॉनिकली और रजिस्टर्स में प्रॉपरली नोट किए जाएं कि इतने पैसे हमें इससे मिले हैं जी। और उसमें अगर उसमें भी कोई सवाल उठता है तो वो उस सवाल का जवाब दे। वो छुप के नहीं हो सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और फंडामेंटल राइट्स में कोर्ट ने बहुत सही ढंग से हैंडल किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये चीजें जो है हर आदमी को पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी किसी की जो है पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज ओन्ड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया। हर पॉलिटिकल पार्टी है। और अभी भी 10 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जिनका हमने देखा कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे नहीं लिए। और दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक जितना सामने आया है वो कुल जो डोनेशंस गए हैं, जो भी उसके लिंकेजेस जो है, कोई 6% आए हैं और 94% अभी कैसे क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। यानी कि इस ट्रांसपेरेंसी की बात कोर्ट कर रही है, बार बार कर रही है, आज भी किया है, वो ट्रांसपेरेंसी अभी भी पूरे ट्रांजैक्शंस में नहीं है। अभी भी पूरी तरह से डेटा मतलब नहीं जारी किया गया है। जी नहीं, डाटा लिंकेजेस नहीं हुए, जिसके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट बैंक को कह रही है कि आप इसको करिए। तो ये इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की जो सिर्फ पॉलिटिकल हेल्थ ही नहीं, एथिकल हेल्थ ही नहीं, इकोनॉमिक हेल्थ और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो खुल के हमें पता रहे कि कैसे हो रहे हैं। कोई उसमें गलत तो नहीं कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो देखिए बहुत सारी गड़बड़ियां होती, मुल्क की सुरक्षा से लेके आर्थिक सुरक्षा तक सब कुछ प्रभावित होता है। और G7 जिन पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का दबदबा है, वो खुद इन चीजों से परेशान है और वो खुद इससे बाहर आना चाहते हैं। और इस पर जो है मैं समझता हूँ पूरे पब्लिक में ओपनली हर पॉलिटिकल पार्टी को ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हम किस ट्रांसपेरेंट फंडिंग कैसे करें और कैसे लोगों को हर वक्त ये पता करने का राइट रहे। ये इंश्योर करना पॉलिटिकल पार्टी की सेहत के लिए तो जरूरत ही है, क्योंकि हम देख चुके हैं बहुत से क्राइम्स जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। छोटे नहीं, बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं। तो वो सारी चीजों का अगर हमें इंश्योर करना है तो उस ट्रांसपेरेंसी को हमें इंश्योर करना है, इवॉल्व करना है, सेट रूल्स बनाने हैं और बेसिक प्रोसेस ऑफ जो क्राउड फंडिंग है उसको मानते हुए ये सारे प्रोसेस करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ।